हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और इसके साथ साथ हमने फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब इसी के बेसिस पे हम जो है फैराडे हेनरी के दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें। पहले एक्सपेरिमेंट में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्या किया था, एक कॉइल ली थी जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ी थी और एक मैग्नेट लिया था, ठीक है, बार मैग्नेट लिया था, ठीक है, छड़ चुंबक लिया था। और इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को बदल के हमने जो है इस कॉइल में जो है करंट फ्लो कराया, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो जो है, हम जो दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसकी बात करने जा रहे हैं इसमें भी यही होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाएगा और एक कॉइल में हम जो है करंट को फ्लो कराएंगे या इंड्यूस कराएंगे। पर इस केस में हम जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो एक वायर के थ्रू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपने ये पढ़ा था कि जो एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, अगर उससे करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से जब हमने एक सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट देखा था, सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि ये क्या होती है, कॉइल होती है, ठीक है, इस तरीके की कॉइल होती है जो कि आपकी बैटरी से कनेक्टेड होती है। अब इससे करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट इससे फ्लो करता है और करंट के फ्लो होने के कारण इस पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उस फील्ड लाइन की जो उसकी शेप होती है, ठीक है, उसका या फील्ड जो होती है वो इस तरीके से होती है जैसे कि आपका बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरीके से। यानी ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। यानी जब भी आप किसी सोलोनॉइड से या कोई कॉइल है, सोलोनॉइड है, उससे करंट को फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही प्रोड्यूस करता है जैसे कि आपका बार मैग्नेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ मैग्नेट की जगह जो है कॉइल रख दिया, यानी फैराडे हेनरी ने क्या किया, मैग्नेट की जगह इसमें क्या रख दिया, एक कॉइल या एक सोलोनॉइड रख दिया, ठीक है, इससे। अब उन्होंने क्या किया, सोलोनॉइड रखा, उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच से कनेक्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन किया यानी सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हुआ तो जो आपका कॉइल है या जो आपने सोलोनॉइड लिया है उससे करंट पास होने लगी, करंट पास होने लगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और इसे हम जब एक कॉइल जो कि गैल्वेनोमीटर के पास है उसके पास लेके आए हम, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही हमें दूसरे कॉइल या कॉइल बी में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी सुई पे डिफ्लेक्शन दिखाई दे, ठीक है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। अब स्विच क्या हुआ, अब ऑन करके रखा, कुछ देर बाद जो है जो गैल्वेनोमीटर है उसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दी। अब फिर क्या किया गया, फिर स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है, स्विच ऑफ किया। जैसे ही स्विच ऑफ किया वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख गया। और फिर क्या हुआ, फिर जो गैल्वेनोमीटर है वो फिर से अपनी
पहली पोजीशन में, यानी उसकी जो सुई है वो 0 पॉइंट में अटक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं डिफ्लेक्शन दिखता है, स्विच ऑन रहता है डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं फिर डिफ्लेक्शन दिखता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, एकदम से आई, क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसमें चेंज आया। क्या आया, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड हुई, धीरे धीरे करके बढ़ गई, जिस कारण आपका जो कॉइल भी है इसमें करंट पास हो गया। अब जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ, पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, अब स्विच ऑफ करते ही धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई और बिल्कुल खत्म हो गई, यानी बी से बिल्कुल 0 आ, एक अमाउंट थी उससे बिल्कुल 0 आ। तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा। पहले जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा था वो आपने जो है मैग्नेट को आगे पीछे मूव करके देखा। क्यों, क्योंकि कहीं पे फील्ड लाइन ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो जहाँ पे कम है वहां से आप फिर, जैसे कि आप मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट को उसके पास लेके आए, उसके जो है आपका कॉइल है उसके पास लेके आए, तो क्या हुआ, फील्ड लाइंस में चेंजेस आए, जिस कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हुई या कम हुई, यानी चेंज हो। यहाँ पे चेंजेस कैसे आ रहे हैं, स्विच को ऑन ऑफ करके। ठीक है, तो इस केस में स्विच को ऑन ऑफ करके जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस जो है आए, जिस कारण जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या देखा। पहला है, एज वी मूव द सेकेंड कॉइल टुवर्ड्स द प्राइमरी कॉइल। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला कॉन्सेप्ट हो, दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये कर सकते हैं कि, या ये भी देखा गया कि जो आपका कॉइल है, ठीक है, जो स्विच ऑन है, जिसका परमानेंटली स्विच ऑन है, जिसका स्विच ऑन बिल्कुल रखा गया है, अगर उसको हम मैग्नेट की तरह, जैसे हमने मैग्नेट में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम कॉइल को, ठीक है, कॉइल को जो है दूसरी कॉइल जो कि बी कॉइल है उसके पास लेके आते हैं, तो तब हमें डिफ्लेक्शन दिखता है। फिर हम उस कॉइल को दूर लेके जाते हैं, फिर हमें डिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, अगर हम इसको जो है इसके जो फ्लो है या इसके बैटरी को बदल देते हैं, बैटरी की साइड बदल देते हैं, यानी जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ा है, अगर हम करंट को रिवर्स कर देते हैं, बैटरी को रिवर्स जोड़ के, तो क्या होता है, तभी भी हमें डिफ्लेक्शन जो है दिखाई दिया, पर दूसरी तरफ। इसी तरीके से अगर हम इसको जैसे पास लेके आए, बैटरी को चेंज करके पास लेके आए, दूर लेके गए, तो हमें दोनों टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या दिखा, डिफ्लेक्शन। अब ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि आपका मैग्नेट का। इसी तरीके से हमने जब जो है इस कॉइल की स्पीड बढ़ाई तो यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई दिया, स्पीड कम की तो कम डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैग्नेट में। ठीक है, as we move the second coil towards the primary coil, the pointer in the galvanometer undergoes deflection, which indicate the presence of electric current in the first coil. यानी जैसे हम दूसरी कॉइल को जो है, जो सेकेंडरी कॉइल है, उसे प्राइमरी कॉइल के पास लेके आते हैं, उसकी तरफ मूव कराते हैं, तो हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो पहली कॉइल है उसमें करंट है। The direction of the deflection of the pointer depends upon the direction of motion of the secondary coil towards or away from the primary coil. अब इसी तरीके से जैसे कि हमने मैग्नेट के केस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन की दिशा या डायरेक्शन किसके ऊपर निर्भर करी, पहले एक्सपेरिमेंट में कि आप मैग्नेट को जो है कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं या कॉइल से दूर ले जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो सेकेंडरी कॉइल है उसको आप
प्राइमरी कॉइल के या कॉइल 1 जो है उसके सामने, उसके पास ले जा रहे हैं या उससे दूर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है करंट की डायरेक्शन या करंट की जो दिशा है वो निर्भर कर रही है। The magnitude of deflection depends upon the speed with which the coil is moved. और जो ये डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी जो मोशन की जो स्पीड है वो कितनी, ठीक है। All these results shows that the system in the second case is analogous to the system in the first case. अब इसमें क्या पता चला, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि पहले केस में था, पहले एक्सपेरिमेंट में था, बस फर्क क्या आया, मैग्नेट और कॉइल, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट 3 है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 3 जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या हुआ, पहला जो कॉइल है और दूसरा कॉइल है, दूसरे कॉइल में हमारा गैल्वेनोमीटर है, पहले कॉइल में जो है हमने की लगा रखी। अब जैसे ही हम कोई की को स्विच ऑन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही आपको डिफ्लेक्शन दिखता है। फिर आप की को ऑन रखते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता। फिर जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो फिर आपको सेकेंड कॉइल में डिफ्लेक्शन दिखाई, ठीक है। तो ये आपका क्या था, थर्ड एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुई, it is observed that the galvanometer shows a momentary deflection when the tapping key K is pressed. अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जब हम की को प्रेस करते हैं, ठीक है, जो कुंजी है या की है, स्विच जो है उसे ऑन करते हैं, तो वैसे ही हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। The pointer in the galvanometer returns to zero immediately. अब वैसे ही जैसे ही क्या होता है, हमने स्विच ऑन किया, रिफ्लेक्शन दिखा, फिर थोड़ी देर बाद फिर से जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो 0 पॉइंट पे आ जाती है। If the key is held pressed continuously, there is no deflection in the galvanometer. यानी कि अगर आपने स्विच ऑन करके रखा है तो आपको किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। When the key is released, a momentary deflection is observed again by the opposite direction. अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आप की को रिलीज करते हैं यानी स्विच ऑफ करते हैं, फिर आपको डिफ्लेक्शन दिखता है, और ये कहाँ पे होता है, विपरीत दिशा में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले केस। It is also observed that the deflection increases dramatically when an iron rod is inserted into the coil along the axis. अब क्या होता है, अगर हम, ये हमने क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंट पढ़ा स्विच के बेसिस। अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक आयरन की रॉड लगा, ठीक है, इस कॉइल में हम एक आयरन की, लोहे की रॉड लगा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। कब, जब आप आयरन की रॉड या लोहे की कोई रॉड इसमें लगा। नेक्स्ट है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी अब हम बात करेंगे फैराडे के लॉ की, जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस। तो फैराडे ने जो है आपके 2 लॉ बताए हैं। पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जैसे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, फैराडे का जो है एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, फैराडे हेनरी का, तो हमने क्या देखा था कि जो कॉइल है, जो भी कॉइल है, उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आए, चाहे वो आपके मैग्नेट के मूव करने से हो, ठीक है, चाहे वो आपके स्विच के ऑन या ऑफ करने से हो, या कॉइल के आगे पीछे मूव करने से हो, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके मूव करने से हो, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जैसे जो है, जो आपका किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आते हैं किसी भी सर्किट में, तो तब तक क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। किसी सर्किट पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस होते हैं तो उस जो सर्किट है, वो जो कॉइल है, उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो। अब हम बात करते हैं ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट क्या होता है।
ये बेसिकली जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसके कारण जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो सर्किट में मूव कर पाए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? whenever the amount of magnetic flux linked with the coil with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit। जब भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी सर्किट में उसे चेंज किया जाता है तो उस सर्किट में EMF इंड्यूस हो जाता है। The induced EMF lasts so long as the change in the magnetic flux। और ये कब तक रहता है? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी उस सर्किट से या उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता है तब तक ये EMF जो है इस सर्किट में रहता है या इंड्यूस होता है। ठीक है, प्रेरित होता है, करंट या जो धारा है वो प्रेरित होता है। अब हम बात करते हैं अगले लॉ की, जो कि आपका सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, जो करंट का मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर क्या निर्भर करता है? आपका ईएमएफ। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, जिस कारण कॉइल में हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जो आपका सेकेंड लॉ है वो यही कहता है कि जो आपका ईएमएफ है, किसी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये जो है फ्लक्स में जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है, जो समय के साथ चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और आप इसे जो है नेगेटिव साइन से लेते हैं। ये बेसिकली आपका लेंस लॉ से आता। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटा देते हैं और इसके जगह कांस्टेंट ले लेते हैं n। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू माइनस n डी फाई बाय डी टी। ठीक है, अब आपका ये इस तरीके से आया। अब इस केस में अगर हम ओम के लॉ को देखें तो इस केस में आपका ओम का लॉ होगा इक्वल्स टू आई आर, जहां पे आई जो है वो आपका करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है, और ई क्या है? आपका वोल्टेज या ईएमएफ। अब अगर आप इसे आई के टर्म में लिखें तो आई बराबर ई अपॉन आर। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका समीकरण है पहला, इससे ई की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, तो आई इक्वल्स टू माइनस एन बाय आर डी फाई बाय डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सेकेंड इक्वेशन यानी समीकरण 2। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो करंट है आई, ये क्या होता है? ये बराबर होता है डी क्यू बाय डी टी के। ठीक है, और क्यू क्या है? यहाँ पे चार्ज। तो अगर आप इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में रखें, ठीक है, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, ठीक है, क्या आता है आपका? हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई बाय डी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन आर। अब आपको यहाँ पे से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे से क्लियर होंगी। जैसे कि पहले हमने क्या लिया कि जो आपका सेकंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ है वो
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें कि करंट जो है, ठीक है, जो करंट है यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी निर्भर करता है। जो करंट है वो, या जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, जो धारा है वो कितना प्रेरित होगी, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें चार्जेस, क्योंकि आप जानते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस ही आपका करंट होता है, यानी आवेश जो प्रवाहित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज, आवेश। तो ये जो आवेश है ये आपका जो है, आप देख सकते हैं ये जो आवेश है आप देख सकते हैं कि ये जो है ये dt के ऊपर या टाइम के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, जो चेंज है फ्लक्स में वो, ठीक है, यहाँ पे डी फाई आएगा आपका। ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर यानी प्रतिरोध के ऊपर निर्भर कर रहा है। ये आपका समय के ऊपर या टाइम के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको ये पता। अब हम बात करते हैं लेंस लॉ या लेंस के नियम। ठीक है, तो जो लेंस का लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे कि अभी तक हम ये जानते हैं कि जो आपका कॉइल है, ठीक है, कॉइल पे जिसमें आप करंट को इंड्यूस करा रहे हैं या ईएमएफ को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करा रहे हैं, तो कैसे करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर, चुंबकीय क्षेत्र को जो है उत्पन्न करके उसको बदल। ठीक है, अब जो है क्या होता है कि जब भी ईएमएफ आपकी इंड्यूस होती है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होती है कॉइल में, तो वो जो करंट होती है उसकी जो पोलैरिटी होती है, उसका जो पोलर या पोलैरिटी होती है वो इस तरीके से होती है कि वो उसका अपोज करता है, उसको उसका विरोध करता है, जिसके कारण वो पैदा हुआ, जिसके कारण जो है करंट पैदा हो रही है, करंट जो है इंड्यूस हो रही है, प्रेरित हो रही है, उसको वो अपोज कर। कैसे करता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट्स देखे, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेट लिया और मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेके जा रहे। अगर हम मैग्नेट का, चुंबक का नॉर्थ पोल अगर हम कॉइल के पास लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे जो फील्ड है इस तरीके से चल रही है फील्ड, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे अंदर एंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है, तो वो बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इसके बढ़ने को अपोज करे। ठीक है, नॉर्थ पोल में जो या उत्तरी ध्रुव में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये अपोज करने की कोशिश करेगा, उसके विपरीत या उसके बढ़ने को कम करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या होगा, कॉइल के इस सिरे पे, ठीक है, इस सिरे पे जो है ऐसा पोल डेवलप होगा कि वो नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है, जो बढ़ रहा है, उसको वो कम कर सके। तो इसको कम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए। अब आप ये जानते हैं या आप क्लास 7th 8th से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं, ठीक है, जो सजातीय ध्रुव होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्यों डेवलप हुआ, ताकि ये जो चुंबक है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, आकर्षित ना हो, पीछे चल जाए, ताकि जो यहाँ पे फील्ड है, जो नॉर्थ पोल वाली फील्ड है, वो कम हो। इसी तरीके से अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर लेके जाते हैं, तो क्या हो रहा है, जो फील्ड है, जो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो कम होता जा, अब वो कम हो रहा है तो यहाँ पे या इस सिरे पे जो है ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा, इस तरीके से प्रेरित होगा कि वो इसको जो है, जो ये नॉर्थ पोल है, इसके कारण जो फील्ड उत्पन्न हो रही है
उसको बढ़ा सके, यानी उसके विपरीत कार्य करे। और ये ऐसा कैसे होगा? जब आपका मैग्नेट इसकी तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है साउथ पोल को जनरेट करे। और आप ये जानते हैं कि जो विपरीत या जो विजातीय जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा ताकि ये मैग्नेट इसकी तरफ आकर्षित हो और जो फील्ड है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपका साउथ पोल जो है डेवलप हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका साउथ पोल डेवलप हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल अगर डेवलप होता है, यानी जैसे कॉइल है, कॉइल में अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होता है तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक या घड़ी की जो विपरीत दिशा है वो होती है। वहीं अगर कॉइल में साउथ पोल डेवलप होता है तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अगर साउथ पोल जनरेट होता है तो वो कैसी होगी करंट की दिशा, क्लॉकवाइज। अगर नॉर्थ पोल डेवलप होता है तो एंटी क्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली लेंस लॉ क्या कहता है, तो लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो इस तरीके से होता है, is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it। वो इस प्रकार से होता है, इस तरीके से होता है कि जो करंट जो है इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो बदलाव आ रहे हैं उसके विपरीत कार्य कर सके, उसको अपोज कर सके। ठीक है, उसके विपरीत कार्य कर सके, उसको अपोज कर सके, इस तरीके से जो है करंट प्रोड्यूस हो। और हमने जो सेकेंड लॉ में नेगेटिव साइन लिया था वो इसी के कारण लिया था, क्योंकि जो आपका करंट है या जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो विपरीत हो। ठीक है, फ्लक्स के चेंज हो। तो बच्चों आज हमने जो है फैराडे के लॉ पढ़े। आई होप आपको फैराडे के लॉ समझ में आए होंगे। हमने फैराडे हेनरी का एक्सपेरिमेंट सेकेंड और थर्ड भी डिस्कस किया। आई होप आपको वो भी समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने लेंस लॉ भी डिस्कस। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है। जो आपके लेंस लॉ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो आपका फैराडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको पढ़ते रहना है। पिछले जो हमने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उनको जो हमने किए थे उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है, और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहनी है। जितने भी न्यूमेरिकल इनके बेस में है उनको आपको जो है सॉल्व करना है। आपको एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे से सॉल्व करना है, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।